जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वी आर्किटेक्ट एजुकेशन चैनल में। तो जैसे कि हमने बात करी थी एंस्केप का दूसरा ट्यूटोरियल डे रेंडरिंग के बारे में, आज का वीडियो हमारा रहेगा। तो आज हम सीखेंगे कि एंस्केप के अंदर डे रेंडरिंग और हो सके उतना रियलिस्टिक इमेज। बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि एंस्केप में कार्टूनिश, क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया था तब भी मेरा एंस्केप का जो रेंडर था वो वैसे ही निकल रहा था। लेकिन अभी अभी मैं सीखा हूँ कि एंस्केप के अंदर भी हम अ, वीरे जैसी और लुमियन जैसी क्वालिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं एंस्केप की वेबसाइट पे या फिर उसके ब्लॉग्स पढ़ता था तो तब भी देखता था कि इनके पास ऐसे रेंडर कैसे निकलते और हमारे पास क्यों नहीं निकलते। तो फिर यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई किया, फिर इनके इनके सब सारे ब्लॉग्स पढ़े। फिर ब्लॉग्स पढ़ने के बाद सब सेटिंग्स सीखे। तो वहां पे जो सीखने के बाद यहाँ पे मुझे ये सब सीखने को मिला है और मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एस्केप स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है मैंने आपको दिखाया था, जो वी आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग इमेज है। तो यहाँ पे ये हम स्टार्ट हो गया। अब मैंने आपको बताया था, ये सारे ऑप्शन तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे व्यू चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाऊंगा। और यहाँ पे जैसे कि मुझे एस्केप का व्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं कोई भी एक पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि ये एस्केप वाला है, ये 3D वाला है, एस्केप डे वाला है, सब यहाँ पे सेटिंग के साथ आ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे ये एस्केप 3D चाहिए होगा तो ये आ गया हमारा व्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट करके रखा था। हो गया। और आज का हमारा टॉपिक है विजुअल सेटिंग्स के बारे में, सिर्फ विजुअल सेटिंग्स के बारे में। और फिर हम इसका डे रेंडर निकालेंगे, वो भी लगना चाहिए, मतलब अच्छा लगना चाहिए। एस्केप यूज कर रहे हैं हम, कोई छोटी बात नहीं है भाई। ओके, तो अब हम कस्टम जो प्रीसेट होते हैं वहां पे आ गए और विजुअल सेटिंग्स के बारे में। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वाला, वैसे जो इंस्केप में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है हर एक का मीनिंग अलग है। आप कैसे यूज करते हो वो सब आपको सीखना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वीडियो किसी ने बनाया होगा, वो इंस्केप ब्लॉग में लिखा हुआ है सब कुछ। तो वो पढ़ पढ़ के थोड़ा बहुत मैंने सीखा है और जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टार्ट का। आप देख सकते हैं ये वाला स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट में फिर मोड का ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे ये मोड का ऑप्शन है, यहाँ पे नन है, यहाँ पे वाइट है। तो वाइट ये सब क्या है, तो ये फोटोशॉप के लिए है। जैसे कि अब अगर आपको कोई भी लाइट व्यू चाहिए, ये लाइट व्यू को ये सब जानने के लिए कि कहाँ पे कितनी लाइट्स आपकी ज्यादा आ रही। जैसे कि अभी यहाँ पे सन की पोजीशन शायद यहाँ पे या फिर ऊपर की साइड है, तो यहाँ पे इतना पार्ट है वो, वहां पे सन की जो डिरेक्शन है या फिर सन रेज है वो ज्यादा आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे लाइट ज्यादा, ये कुछ हमारे ज्यादा काम करेंगे। ये नन, ये आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने कॉर्नर है वो सब, या फिर जितने एजिस है वहां पे एक आउटलाइन ब्लैक कलर की आ जाएगी। अभी माइनर से आई है, आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये जैसे ही मैं बड़ा करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी एजिस होते हैं वहां पे ये कुछ इस तरीके का, ये परफेक्टली कार्टून हो गया। ये 100% कार्टून जैसा दिख रहा है। तो ऐसे हो गया, इतना भी इसका भी काम का नहीं है। लेकिन जब भी आपके मटेरियल को लेके कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है, तब जाके आप इस आउटलाइन को, जब आपको लग रहा है कि मेरा ये कॉर्नर ठीक से रेंडर नहीं हो रहा है, तो आप इसको सिर्फ 1% पे रख सकते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1%। आउटलाइन से क्या होगा कि आपकी क्रोमेटिक जो इफेक्ट है वो बंद हो जाएगी। और वो क्या है, वो आगे आएगा, यहाँ पे है जरा क्रोमेटिक एब्रिएशन। ओके, तो यहाँ पे जो कैमरा का फिर आता है ऑप्शन, कैमरा में मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे भी ऑप्शन है। जैसे कि ये पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे जो करोगे वो वहां पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट ही रखना है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे।
ओके, फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक ऑटो एक्सपोजर का ऑप्शन है एंस्केप का। मैंने जब तक मेरा जो एक्सपीरियंस है वहां पे अगर मैं बताऊं तो सबसे अच्छा वाला ऑप्शन ऑटो एक्सपोजर का है। आप इसको हमेशा अनेबल रखिए। अगर नहीं रखते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्यानाश हो गया इमेज का। अगर मैं इसको ऑन रखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटो एक्सपोजर ऑन रख के ही आप यहाँ पे जो कुछ आपको करना है वो सब कुछ करें। जितना कुछ यहाँ पे ये सब कुछ में यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 50% रहेगा और ऑटो एक्सपोजर ऑन रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑटो एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन हमेशा याद रखिए कि इसको आप डिसेबल ना करिए और हमेशा ऑन ही रखिए। ये ब्राइटनेस को दिखाता है, जैसे कि हमारी इमेज यहाँ पे ब्राइटनेस हमें करनी है तो ये पता है सबको वैसे एक्सपोजर का काम। तो फील्ड अरे सॉरी, फिर आता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू यानी कि जैसे कि मुझे ये वाला एंगल यहाँ पे पसंद आ गया है, लेकिन ये 90 के एंगल से है। और अगर मैं मुझे यहाँ से लेना, अगर मुझे ये जो स्ट्रीट लाइट है वो भी मेरे व्यू में इंक्लूड करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ये 90 के एंगल से तो ले रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रही, तो अब मैं थोड़ा सा दूर जाऊंगा। ओके, और ये दूर जाने के बाद मैं यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम कर दूंगा। और कम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मैंने कम करने के बाद यहाँ पे सेट हो रहा है। फिर से अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दूर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके फिर विजुअल सेटिंग में गया, फिर फील्ड ऑफ व्यू मैंने सेट किया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और अब मुझे हमारी इमेज के अंदर सब कुछ मिल रहा है। जैसे कि मुझे स्ट्रीट लाइट चाहिए था वो भी मिल रही है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। जैसी जैसी आपको मतलब जैसा व्यू चाहिए उस तरीके से आप फील्ड ऑफ व्यू सेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे 90 रखेंगे। ओके, फिर ठीक यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो वो आप वहां पे पहुंच जाएगी। ये भी इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो वह यहाँ पे जूम आउट हो जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में। अगर आप फिर आप ये सब देख देख के यहाँ पे जैसे कि आपका जो फिर से अब आप सेट कर रहे हैं फिर से नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया। तो मैंने कहा था पहले ही कि आप यहाँ पे सेव कर लीजिए, तो यहाँ पे लैंडस्केप 3D ये फिर से वही का वही पोजीशन हमारी आ गई। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ते हुए देखेंगे। फिर डेप्थ ऑफ फील्ड हमने देखा, वो क्या है, सॉरी हमने फील्ड ऑफ व्यू देखा, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है। डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पे वो ऑप्शन है जो वैसे तो जो फोकस है, हमारा जो फोकस है और पीछे का जो सब कुछ है, जैसे कि हम यहाँ पे हमारा व्यू है लेकिन हम पीछे बिल्डिंग्स और वो सब रखते हैं और उसको हमें करना है ब्लर। ब्लर इफेक्ट, जैसे कि हम जब कैमरा फोटो यहाँ पे लेते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ हम ही, जैसे कि हमारा फोटो है तो हम ही डीएसएलआर के में आपने देखा होगा कि आप जैसे कि दूर से फोटो लेते हैं तो हमें सिर्फ दिखाई देगा, पीछे वाला सब ब्लर हो जाता है। तो उसका मतलब होता है कि फोकस, तो कैमरे का फोकस हमारे पे है, पीछे वाला सब ब्लर हो रहा है। तो उस तरीके की बात है डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि ये अमाउंट है ब्लरीनेस का। यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ ब्लरीनेस फॉर ऑब्जेक्ट। ये जितना आप करोगे उतना ब्लर आपको दिखाई देगा पीछे का। और ये ऑटो फोकस है, यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ तो यहाँ पे 2 मीटर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ ताकि देख सकते हैं आप ये फोकस बिल्कुल ही कम हो गया। यहाँ पे हमारा घर भी ब्लर हो गया, हमारा प्रोजेक्ट भी। तो फिर डेप्थ ऑफ फील्ड करता हूँ तो ये कुछ इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पे जो अमाउंट होती है वो ब्लरीनेस की वो बढ़ाता है। तो फिर इसको मैं कम करता हूँ, फिर से ये काम हो गया। फोकल पॉइंट यहाँ पे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेट करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो गया। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका क्या है मैं आपको बताऊँ, तो ये ऑप्शन का सबसे आसान तरीका ये है कि वो एस्केप 3D था। आपको याद रखना कि ये हमारा व्यू एस्केप 3D है। तो यहाँ पे हम गए एस्केप 3D में। एस्केप 3D में जाने के बाद इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद ये आ गया हमारा जो था मतलब कैमरा। तो यहाँ पे हम लेवल 1 पे गए, तो लेवल 1 पे जाने के बाद हमें वो कैमरा यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें घर का डिस्टेंस सिर्फ लेना है और कुछ नहीं करना है। सॉरी, ये चला गया, फिर से यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे लेवल 1, और मैं जैसे ही, अगर मैं अंदर जैसे होगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं जैसे क्लिक करूंगा तो वो वहां से चला जाएगा। यहाँ पे था, अगर मैं देखूं तो आपको एक अंदाजे से यहाँ पे आपको माप डिस्टेंस आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो 70 फीट है वो आ रहा है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, और मीटर में करने के बाद यहाँ पे आप डेप्थ ऑफ फील्ड सेट कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है डेप्थ ऑफ फील्ड सेट करने का, क्योंकि कैमरा यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है, आपका कैमरा यहाँ पे है, तो आपको सिर्फ यहाँ से इसका डिस्टेंस ही चाहिए। फिर यहाँ पे जो होगा वो सब तो ब्लर हो जाएगा, वही तो हमें चाहिए। तो ये सबसे आसान तरीका है, ना कि ये सब आपको फोकल पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे करते रहे, तो कंफ्यूजन वाली बात है। ये सीधा सिंपल ऑन द टॉपिक, ऑन फोकल पॉइंट, सीधी सिंपल बात, कोई टेढ़ी बात नहीं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया रेंडरिंग क्वालिटी। ये सबसे कंफ्यूजन वाला था मेरे लिए कि ड्राफ्ट, मीडियम, हाई, अल्ट्रा यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे आउटपुट जो है वो भी है। तो ये सब क्या है, दुनियादारी सब। तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट, मीडियम, हाई, अल्ट्रा ये सब है, लेकिन ये ज्यादातर काम लाइटिंग के लिए करता है। जब आपका नाइट रेंडर होता है या फिर आपके प्रोजेक्ट में लाइट्स ज्यादा होती है, तब ये ज्यादा काम करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एडजस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइट कैलकुलेशन एंड वेरिएशन अदर टेक्निक्स रिजल्ट्स इन अ हायर क्वालिटी इमेज बट में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। सो ये लाइट के लिए ही है। मैंने देखा, बहुत सारे रेंडर करके देखा, लेकिन रेंडर क्वालिटी यहाँ पे ड्राफ्ट, मीडियम, हाई एंड अल्ट्रा, तो वो हम नाइट रेंडर में देखेंगे इसका यूज, तो तब के लिए छोड़ देते हैं। फिर आते हैं इमेज में। अब इमेज में आते हैं और पहला ऑप्शन हमें मिलता है ऑटो कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे ऑटो कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अनेबल। तो आपने देखा हो कि ये हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी डार्क हो गई है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग भी करता रहूँ और आपको दिखाई भी दे रहा है, दोनों यहाँ पे साथ में हो जाए इस तरीके से। ओके, यहाँ पे मैंने ऑटो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मैंने करा है, तो ये डार्क हो गई। ये ज्यादातर आप यूज ना करें तो ही बेटर है। मैंने कहा कि ये ऑटो एक्सपोजर ऑटो रहने दिए, लेकिन इसको ऑटो ना रहने दे, ये अपने हिसाब से आप सेट करें। हाइलाइट्स क्या है, तो हाइलाइट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो सब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको मिलेगी, ये सब मैंने सेट किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलेगा, जो ये सब मिलेगा, यहाँ की 0 0 0, यहाँ पे 100 6 6 0 0 के, यहाँ पे 50 50 15 30 25। ओके, हाइलाइट्स क्या है, हाइलाइट्स ये है कि जो भी यहाँ पे ब्राइटर होगा, मतलब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में जो चीज ब्राइट होगी उसको ज्यादा ब्राइट करेगा और उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, उसका नाम है हाईलाइट। अगर मान लीजिए कि मेरा कोई भी पॉइंट यहाँ पे, कोई जैसे कि मेरा को ये वाला, जैसे कि आप देख, सॉरी हाँ ये वाला, ये जो रेलिंग है ये वाली, आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही यहाँ पे जो सन का, यहाँ पे सनरेज आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला फोकस शायद ज्यादा होगा, तो मैं इसको बढ़ाता हूँ विजिबल। तो ये मैंने हाईलाइट, ये वैसे माइनर इफेक्ट करता है। अगर आपको इसकी इफेक्ट देखनी है तो मैं आपको दिखा दूं, तो आपको ये मैं कंट्रोल यू आई करके यहाँ पे इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आपको दिखाई देगा ये थोड़ा हल्का सा इफेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे 0 करता हूँ। अब आप देखिए, अब यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला ऑप्शन है, ये वाला है, फिर ये वाला है, सिर्फ वही वाला ज्यादा हाईलाइट होगा। यहाँ पे जितना जो जो चमक रहा है ना वो, तो आपको मैं दिखाऊँ हाईलाइट करके, आप वहीं पे ध्यान रखना। और मैं यहाँ पे ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं, तो वो सिर्फ हाईलाइट हुआ। लेकिन ये हम ज्यादा यूज नहीं करते इसकी। अगर यूज करना है तो हो सके तो इसको माइनस में ही यूज कीजिए। माइनस वाला क्यों, क्योंकि होता क्या है इससे, क्योंकि ये जो ब्राइटर जो पार्ट होता है वो ज्यादा ब्राइट कर देगा।
लेकिन जो फिर यहाँ पे जैसे कि हमारा ये मटेरियल मैंने ब्लैक इसीलिए डाला ताकि मैं आपको बता सकूं, इसीलिए मेरा यहाँ पे ये ब्लैक ब्रिक्स मैंने यहाँ पे डाली है ताकि डिफरेंस पता चले। हमें ऐसा रेंडर चाहिए जहाँ पे ये भी दिखे, ये मटेरियल भी दिखे, ये मटेरियल भी दिखे, यहाँ पे ये कलर भी दिखे और व्हाइट एंड ग्रे कलर भी दिखे। इसीलिए कॉम्बिनेशन मैंने इस प्रोजेक्ट में डाला है, क्योंकि सबसे अच्छा रेंडरिंग आपने अगर आप देखो, क्योंकि मैं जब भी व्हाइट एंड ग्रे कलर घर का करता था और यहाँ पे रेंडर करता था दोनों सेम ही आते थे, मतलब व्हाइट कलर क्या ही दिखता था, ग्रे ग्रे दिखता ही नहीं था। तो अब जाके कुछ आज हम सीखेंगे कि वो कैसे करना है। तो रेंडर वही है जहां आपका सारे मटेरियल दिखाई दे, वो भी नीट एंड क्लीन और थोड़ा सा मतलब जो रियलिस्टिक हमें दिखना चाहिए, तो वैसे हम देखेंगे। तो ये हाईलाइट का ऑप्शन है, तो जो ब्राइट होता है उसको ब्राइट करता है। तो ये ब्राइट होने से यहाँ पे जो ये जो डार्कर वाला है वो ज्यादा डार्क दिखता है, तो इसीलिए हाईलाइट को हम वैसे के वैसे ही रहने देते। अब बात आती है शैडो की। तो शैडो भी बेसिकली अगर आप देखें तो वो कॉन्ट्रास्ट का ही काम करती है। यहाँ पे शैडो का नाम दिया, अगर आप फोटोशॉप यूज करते हैं या वी रे यूज करते हैं वहां पे कॉन्ट्रास्ट लिखा है। जैसे कि यहाँ पे मैं तो ये ज्यादा डार्क हो जाएगी इमेज, जो डार्क, अब ये क्या है, इसका ऑपोजिट है। हाईलाइट क्या होता है, जो ब्राइट होता है उसको ज्यादा ब्राइट करता है, और जो ये शैडो है जिसको हम कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है, तो वो जो लोग जो ज्यादा डार्क है उसको और ज्यादा डार्क करता है। जैसे कि ये मटेरियल था, मैंने मैंने कहा था कि मैंने ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए यहाँ पे मैं लगाया है। ये वाला मटेरियल ब्लैक ब्रिक का, इसके ऊपर ध्यान रखिए, मैं जब भी ये सारा, तो ये ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिक्स भी नहीं दिख रही है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं दिख रही, क्या है ये, तो ये कॉन्ट्रास्ट का है। तो इसको भी हम हो सके तो इसको भी वैल्यू हमें माइनस ही रखनी है। फिर सबसे अच्छा ऑप्शन सैचुरेशन। सैचुरेशन भी अच्छा, सैचुरेशन का मतलब क्या होगा कि एक आपको फ्रेशनेस वाली इफेक्ट देगा। जी हाँ, मेरा अगर माने तो सैचुरेशन है वैसे तो, लेकिन सैचुरेशन एक फ्रेशनेस इफेक्ट देता है आपकी फोटो को, आपके रेंडर को। तो वो कैसे, तो जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे हाँ, जैसे कि आप मानसून की सीजन में कहीं अब अगर आप बाहर घूमने जाते हो, तो आपने देखा होगा कि जो रोड की साइड में जैसे ही रोड खत्म होता है वहीं से ग्रास, मतलब वहां से स्टार्ट हो गई होती है मानसून की। जो वहां की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप गांव में रहते हो या घूमते हो तो वहां की मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्रीनिश ज्यादा होती है, मतलब ग्रीनरी ज्यादा, आपको हरियाली ज्यादा देखने को मिलेगी। और क्या होता है कि उस टाइम मानसून के टाइम सब जो पेड़ पौधे मतलब अपने प्योर कलर में दिखते हैं, क्यों, क्योंकि मानसून की जो बारिश से वो सब अच्छे हो गए। तो वो सैचुरेशन भी इसी तरीके का काम करता है। ये मेरे सिखाने का तरीका है, वैसे पता नहीं ये ऐसा होता है कि नहीं होता, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा, मैंने जब भी रिजल्ट लिए तो वो उसी के तरह थे। तो अब सैचुरेशन आप यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैंने सिर्फ 110 करता हूँ तो आप इफेक्ट देख सकते हैं। ये जो ग्रीनरी है वो और ज्यादा ग्रीन हो जाएंगे, मतलब क्लीन होते रहेंगे, ज्यादा करते रहेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। और इसके हिसाब से ये भी सबसे अच्छी बात ये भी है कि ये जो इसके हिसाब से ग्रीनरी के हिसाब से ये सब भी चेंज होता रहेगा। लेकिन ये कितना रखना है, क्यों रखना है, वो हम रेंडर में देखेंगे। अब आता है कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर ये एस्केप का मुझे पता नहीं चला वैसे तो, क्योंकि कलर टेम्परेचर में क्या होता है हमेशा, कलर टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हो, जैसे कि आप टेम्परेचर, ये वैसे केल्विन में दिया है, और केल्विन और सेल्सियस दोनों प्रपोजल में है, मतलब इक्वली इक्वली तो नहीं है, लेकिन 0 अंश इज इक्वल टू 273 केल्विन कुछ ऐसा है। तो जैसे ही ये बढ़ते हैं तो सेल्सियस भी बढ़ता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ऐसी इफेक्ट नहीं आती, वो येलो इस इफेक्ट आती है। कोई भी सॉफ्टवेयर में आप देख लेना, वीरे में भी ऐसा है, फोटोशॉप में भी शायद ऐसा ही होगा, वो मैं पता नहीं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वो पता नहीं मुझे क्यों है। मैं अब टेम्परेचर कम करता हूँ तो ये येलोइश देता है, एक्चुअल में ये वाला टेम्परेचर में ये वाला होना चाहिए, तो ये पता नहीं। तो हम इसका यूज उल्टा करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा के करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो कूलिश इफेक्ट नहीं देता, ये कूल वाला इफेक्ट है। हॉट एंड कूल जब भी आपको ऑप्शन देखे, वीरे, हाँ वीरे में भी यही है। अब तो यहाँ पे हॉट और कूल का ऑप्शन है, तो हॉट करेंगे आप
तो ऐसा होगा, और कूल करेगा तो ऐसा होगा। लुमियन में भी ऐसा है, हॉट एंड कूल। तो यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या है, क्यों है, लेकिन ये है। तो हम उस तरीके से यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब गड़बड़ है, तो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हुए फिर हम बात करेंगे इफेक्ट्स के बारे में। तो इफेक्ट्स क्या है, तो मोशन ब्लर क्या है। तो व्हाट इज मोशन ब्लर? सिमुलेट्स द ब्लर caused by the length of time camera shutter is open multiplied by motion disabled in VR। ये वीडियो में ज्यादातर यूज होता है। ब्लर मोशन वीडियो में भी होता है, कैमरा में भी यूज होता है। क्या होगा कि यहाँ पे एटमोस्फियर में गए, ये विंड की इंटेंसिटी यहाँ पे 0 है, 25 कर दी, और ये डायरेक्शन एंगल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं विंड की इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये सब मूवमेंट कर रहा है, ये और ये सब पेड़ सब मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट को ब्लर कर देगा। लेकिन ये गलत बात है, हमें तो नहीं चाहिए, क्योंकि फोटो स्टिल होती है, तो हमें स्टिल चाहिए। स्टिल मतलब एज यूजुअल जैसी दिख रही है वैसे ही पेड़ चाहिए, एक एक पत्ता वहां पे दिखाई देना चाहिए। तो वो मोशन ब्लर है। मोशन ब्लर को हमें हमेशा डिसेबल ही रखना होगा। फिर आता है लेंस फ्लेयर। लेंस फ्लेयर को हम जैसे ऑप्शन मतलब कि लेंस फ्लेयर का कैसे दिखाओ, जैसे कि हम हमारे लेंस के सामने जैसे कि सूरज होता है, तो कैसे फ्लेयर आती है। अगर मैं दिखाऊँ, 1 मिनट में यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे सन पीछे आ गया। अगर मैं लेंस फ्लेयर ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे लेंस फ्लेयर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, तो अगर मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे ये कुछ यहाँ पे आ गया सन, और यहाँ पे मैं सन को ला रहा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो स्काई है इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो हमें लेंस फ्लेयर को ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। अब मैंने यह 50% कर दिया, अब मैंने यहाँ पे ये 0 कर दिया। अब आपको समझ में आया कि लेंस फ्लेयर क्या है। तो लेंस फ्लेयर क्या है कि जब भी हम फोटो लेते हैं, आपके सामने या आपके पीछे की तरफ जो सन होता है, तो उसके जो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, तो वो लेंस से होता है, तो वो लेंस का फ्लेयर एक बनता है। और वो जब भी आप कैमरे से, अब अगर मोबाइल से फोटो लोगे तो भी बनेगा, डीएसएलआर से लेंगे तो भी बनेगा, तो वो एक नेचुरल कैमरा में बनता ही है। तो ये हमें अगर सन पीछे रहेगा तो ये ऑप्शन अनेबल ही रखना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फ्लेयर का यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे लेंस फ्लेयर वो दिखा रहा है। अब बात आती है ब्लूम। ब्लूम भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एस्केप का। तो ब्लूम क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे सन को थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं। अब ब्लूम क्या है, अगर मैं आपको ब्लूम दिखाऊं, तो ब्लूम समझाऊं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ लाइट्स आपको दिख रही होगी छोटी छोटी। मैंने यहाँ पे जो लाइट्स बना, ये लाइट्स भी हमने ही बनाई है, इसका वीडियो भी मैं फिर से, ये लाइट्स अलग है वैसे, क्योंकि एस्केप वीरे सब में काम करने वाली लाइट्स है, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये लाइट्स आप देख सकते हैं। अब लाइट में जैसे कि मैंने अभी आपको लेंस फ्लेयर दिखाया, लेंस फ्लेयर आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था सन में, वो लेंस फ्लेयर आप इस यहाँ पे ये जो फोटो है ना वहां पे ला सकते हैं, वो ब्लूम वाला इफेक्ट। अगर मैं आपको ब्लूम, ये बहुत ज्यादा ब्लूम हो गया, ये जो ये रेंडर में आपको मैं दिखाऊंगा, जब नाइट रेंडर या फिर इवनिंग रेंडर करोगे। ये डे रेंडर में ब्लूम का कोई जरूरत नहीं। डे रेंडर में क्या, यहाँ पे क्योंकि ये सब लाइट ऑफ रहेगी, तो इसका ब्लूम का कोई जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर जरूरत नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बंद कर दो, इसको आप बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर यहाँ पे विनियट आता है, और ये जो विनियट का ऑप्शन है वो भी अच्छा है। विनियट का मतलब कि यहाँ पे जो चारों तरफ थोड़ा सा हमारा फोकस सिर्फ घर पे रहना चाहिए, तो उस तरीके से हम ऐसे हो जाए, तो ये भी अच्छा है। इसको आप बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन रख सकते हैं, या फिर 50% पे भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इमेज और जैसी उसके हिसाब से आपको कैसा दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये घर का अगर मैं दिखाऊं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इतना लंबा है। अगर किसी का घर सिर्फ इतने में आ रहा है, तो इतने में आ रहा है, तो आपको ये 50 क्या 60 भी 70 भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पे मैं जो 50% कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा
ब्लैकिश हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 30 ही रखूंगा या फिर उससे भी कम, जैसे जैसा जिसको ये अपने हिसाब से आपको रखना है। फिर आता है क्रोमेटिक एब्रिएशन, तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट वाला है, इफेक्ट है। तो ये क्या है, ये इफेक्ट क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है, इसको मैं कैसे समझाऊं, ये यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं कॉर्नर, यहाँ पे जो घर के जितने भी कॉर्नर है, जैसे कि कॉर्नर यानी कि जो एजिस होती है, ये वाली एजिस आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, फिर यहाँ पे ये जो एज है, ये देख, मतलब ये जितनी बाउंड्री, मेरा कहने का मतलब जो बाउंड्रीज है यहाँ पे, ये फिर ये सब बाउंड्रीज, यहाँ पे से जब भी हम कैमरा सी हम रेंडर कर रहे हैं, पहला तो आपके दिमाग में ये सोच के रखिए कि हम रेंडर नहीं कर रहे, ये हमारे सामने घर है और हम इसका फोटो ले रहे हैं। आप कैमरामैन की तरह सोचिए, तभी आप रेंडर अच्छा निकाल पाओगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है, ये ब्लॉग में भी मैंने पढ़ी और ब्लॉग में भी लिखा है कि आप कैमरामैन की तरह सोचिए कि आप एक फोटो ले रहे हैं, ना कि आप रेंडर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हुए, तो ये विनिएट का सॉरी, ये क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है, तो ये ऑप्शन क्या है कि जब भी हम कैमरे से जो रियल इमेज लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाले जो बाउंड्रीज वाली जो लाइंस होती है, वहां से जो कलर होता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रे है, कहीं कहीं व्हाइट है, यहाँ पे जो वुडन है, तो वो रिफ्लेक्ट सही से नहीं करता। फोटो क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे जो कलर है वो रिफ्लेक्शन देता है और वही कलर हमें मिलता है। ओके, यहाँ पे जो बाउंड्री होती है वहां पे हमें वो रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता, रियलिटी में भी ऐसा होता है। तो अब इसको हम क्या करें, तो यहाँ पे आप क्रोमेटिक इफेक्ट्स डाल सकते हैं, लेकिन सॉरी यहाँ पे ये बंद हो गया, तो यहाँ पे इमेज में जाएंगे, तो ये यस जो बाय डिफॉल्ट है 25% है, हम इसको 10% या 15% ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही वैल्यू चाहिए। अगर मैं क्रोमेटिक एब्रेशन आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक, आप यहाँ पे एक देख सकते हैं इमेजेस, ये वाला इफेक्ट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ, यहाँ पे जो इफेक्ट यहाँ पे ये फोटो में दिखाई गया है, तो ये कुछ यहाँ पे ये ये जो बाउंड्री होती है वहां पे कलर आता है, ब्लू रेड आता है, ओनली ब्लू एंड रेड का वहां पे आप देख, ये रहा, आप देख, इसको देख के समझ सकते हैं, ये व्हाइट है, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे रेड एंड ब्लू, और जो व्हाइट होता है वो लेंस से बीच में से, ये थोड़ी साइंस वाली बात होगी, मैंने साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो ये चलो जाने, ये कुछ ऐसा होता है, मतलब समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, आपको 15% रखना है, बस बात खत्म। अब आते हैं एटमोसफियर, एटमोसफियर में आता है फॉग, इंटेंसिटी 100%, हाइट, ओके, ओके, तो ये कब जरूरत है, तो फॉग की इंटेंसिटी, फॉग वैसे तो ये एज डिफॉल्ट यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट उसको यहाँ पे रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नाइट में ज्यादा जरूरत पड़ता है, जब नाइट रेंडर करते हैं तो फॉग का जरूरत ज्यादा रहता है, तो वो भी रोल माइनॉरिटी आपको रोल दिखेगा नहीं, लेकिन जब रेंडर होगा तब पता चलेगा कि फॉग का कितना इंपॉर्टेंस है। ओके, फिर इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन यहाँ पे जो 80% है, वो यहाँ पे जो स्काई का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लियर रखते हैं, स्काई बॉक्स अपने हिसाब से रखते हैं, ये मेरा यहाँ पे HDR है, मैं इसको बंद करता हूँ तो यहाँ पे ये क्लियर है, तो क्लियर, तो यहाँ पे जो एटमोस्फियर है, मैं यहाँ पे थोड़े स्काई बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ। ओके, ये जो एटमोस्फियर है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो 80% है वो इसके हिसाब से परफेक्ट वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे हमें 80% चेंज करनी ही नहीं है, हो सके तो कुछ कुछ हिसाब में अगर आपको लगे कि सी मैं ये सब मटेरियल के बेस पे बोल रहा हूँ, अगर आपके मटेरियल सारे दिखने चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई एक मटेरियल इसके हिसाब से नहीं दिख रहा है, तो आप इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी माइनर आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन नेचुरल लुक के लिए यहाँ पे क्या है कि एंडस्केप ने ये जो स्काई बना है उसके हिसाब से 80% यहाँ पे परफेक्ट उन्होंने इल्यूमिनेशन ब्राइटनेस दी है, ये उनके ब्लॉग में ही लिखा है। अगर
आप यहाँ पे HDR यूज करते हैं, स्काई बॉक्स यूज करते हैं, तो स्काई बॉक्स के लिए ये 80% ज्यादा है। तो उन्होंने, और वो तो सही है, जैसे कि आप गूगल करोगे तो रियलिटी में 20% ही सन की ब्राइटनेस होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो यहाँ पे स्काई है उसके मैचिंग सिर्फ यही है, और यहाँ पे तो इतनी भी नहीं, जैसे कि यहाँ पे ये 15, सिर्फ इतनी। ये जो स्काई दिख रहा है आपको उसके हिसाब से ये ब्राइटनेस ये सही है। मतलब आप जब भी HDR लगाओ तो सिर्फ 15 और 20 में ही आपको रखना है इल्यूमिनेशन, ये हमेशा आप याद रखें। लेकिन मेरी माने तो आप स्काई ज्यादातर यही यूज करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और फ्रेश लुक देता है। ये अच्छा स्काई है, तो आप इसको 15 की जगह इसको आप इल्यूमिनेशन ब्राइटनेस 80 रख सकते हैं, क्योंकि ये इसके हिसाब से परफेक्ट बाय डिफॉल्ट मैच करके बनाया गया है सॉफ्टवेयर। ओके, फिर नाइट स्काई, जैसे कि नाइट अगर हम करते तो उसकी ब्राइटनेस हमें अगर बढ़ानी है, नाइट कैसे करनी है वो आपको दिखाया, तो शिफ्ट एंड राइट क्लिक और फिर माउस को आप मूवमेंट दीजिए। ये डे हो रहा है, मैं इसको नाइट कर देता हूँ, ये नाइट हो गई हमारी। तो उसकी ब्राइटनेस के लिए यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे शैडो शार्पनेस। शैडो शार्पनेस कंट्रोल, यहाँ पे ये एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट की तरह काम करता है। शैडो का शार्पनेस जो होता है, यहाँ पे क्या लिखा है कि वो सन एंड मून की शार्पनेस से जो मतलब जो शैडो बनता है उसकी शार्पनेस, यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि ये जो शैडो है ना, वो वाली आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो क्या होगा, वो थोड़ी सी शार्प हो जाएगी इसकी एजिस, ये, लेकिन ये नहीं चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट 50% ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्किश भी बना देता है, डार्कनेस भी ला देता है इमेज में, ये सही है। फिर आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला मतलब ऑप्शन है। आर्टिफिशियल लाइट मतलब कि यहाँ पे जो हमने लाइट लगाई है उसकी ब्राइटनेस हमें कम ज्यादा, जैसे कि कोई लाइट हमने बनाई लेकिन लाइट नहीं दे रही इफेक्ट, तो आप इसको इसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लाइट्स है ये कम, तो हम जैसे कि डे रेंडर कर रहे हैं तो डे रेंडर में हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको ऑफ रखेंगे। ठीक, मैं डे रेंडर आपको सिखाऊंगा तो वो बिना लाइट वाला ही होगा, और जब भी मैं आपको नाइट रेंडर सिखाऊंगा तो उसके बाद में आपको वो लाइट्स कैसे वैसे बनाई तो मैंने है, लेकिन वो डाउनलोड आपको मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनानी है, तो आप खुद ही बना लेंगे। और वैसे भी ये 2021 का सॉफ्टवेयर में बने तो आई थिंक प्रॉब्लम होगी सबको, तो वो भी एक रीजन है और पर्सनल भी एक रीजन है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर एम्बियंट ब्राइटनेस जो होती है वो एम्बियंट ब्राइटनेस, वो भी इसका वैसे जो ब्राइटनिंग, जैसे कि इवनिंग का टाइम है या फिर नाइट का टाइम है तब इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि एम्बिएंट ब्राइटनेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 विंडो है, तो 4 विंडो में यहाँ पे अंदर से ब्राइटनेस कितनी आ रही है, वो एम्बिएंट ब्राइटनेस ज़्यादा दिखता है। और ये वाला जो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे ये भी अंदर का पार्ट हुआ, जैसे कि ये भी थोड़ा सा डार्किश हो रहा है, तो ये सब लाइटनेस कितना और कितना ब्राइट हो रहा है, तो वो एम्बिएंट ब्राइटनेस होता है। वो थोड़ी सी लाइट सी इफेक्ट देता है, मतलब लाइट सी इफेक्ट, कम सी इफेक्ट देता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर विंड का आपको पता है कि इंटेंसिटी, यहाँ पे ये विंड, विंड का ये डायरेक्शन, इंटेंसिटी, विंड। फिर आता है स्काई। स्काई में पहला ऑप्शन है व्हाइट बैकग्राउंड, सीधा व्हाइट, कोई बात, इसका कोई काम नहीं। फिर आता है हॉरिजॉन। हॉरिजॉन यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो हमें क्या चाहिए, क्लियर, सबसे बेस्ट है। स्काई बॉक्स अगर आपके पास अच्छा हो, बहुत प्रैक्टिस चाहिए स्काई बॉक्स बॉक्स के साथ, यानी कि HDR के साथ। अभी मेरी भी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, अगर मेरी हो गई तो मैं यहाँ पे तीसरा या चौथा वीडियो भी HDR के साथ रियल रेंडरिंग जो होगी वो भी डोंट वरी, वो भी आ ही जाएगा वीडियो, क्योंकि एक ना एक दिन वो भी आ ही जाएगा। फिर आता है डिजर्ट। यहाँ पे डिजर्ट, यहाँ पे पीछे डेजर्ट, सॉरी यहाँ पे फॉरेस्ट, फिर यहाँ पे ये माउंटेन वाला लुक, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट, यहाँ पे आप पीछे वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन साइट, ये फॉरेस्ट, ये माउंटेन, ये आपको जैसा पसंद हो वैसा, ये वन वाइट क्यूब्स, वाइट ग्राउंड,
ठीक है, और ये स्काई बॉक्स हमारा यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सन है। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है स्काई बॉक्स के साथ। तो स्काई बॉक्स में मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये सब बहुत कुछ सीखने लायक है। क्यों? क्योंकि एक एक सन के ऊपर एक सन यहाँ पे स्काई बॉक्स का है, तब जाके यहाँ पे इमेज पे पड़ती है ब्राइटनेस, यानी कि सत्यानाश हो गई इमेज की। तो आपको कभी भी कितना भी ट्राई कर लो, रियलिस्टिक इफेक्ट मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट में 2-2 सन है, वो तो कभी आपने देखा ही नहीं। तो एचडीआर के साथ बहुत ही टफ है, सीखना है। वो भी हम सीखेंगे और सिखाऊंगा आपको, वो भी रियलिस्टिक हम करेंगे एचडीआर के साथ भी। ओके, तो लेकिन आज का हमारा सिर्फ क्लियर के साथ है, और ये क्लियर रखेंगे और फिर रेंडर करेंगे। ओके, ये डेंसिटी है, मून साइज वो तो आपको पता चल जाएगा, मून की साइज है। फिर डेंसिटी क्या होती है? क्लाउड्स, आपको ज्यादा कम करना है। ये वेराइटी, कम ज्यादा, मोटे पतले, वो सब वेराइटी। फिर यहाँ पे ये जो सीरियस अमाउंट है, सीरियस अमाउंट क्या होता है? सीरियस किसको बोलते हैं? सबसे ऊपर स्काई में। ये कब होता है? आई थिंक मानसून में भी आपको देखने को मिल सकता है, और मानसून या मानसून के एंड में भी आपको देखने को मिल सकता है। हम इफेक्ट फ्रेश कब लगता है फोटो? जब मानसून की इफेक्ट होती है ना, तो वो वाला फोटो हमेशा सबको पसंद आती है, और वो फ्रेशनेस भी एक देता है। क्यों? क्योंकि ग्रीनरी परफेक्ट हरियाली मतलब ग्रीन कलर देती है, बिल्कुल क्लीन होता है, और थोड़ा थोड़ा पानी भी रहता है, और जो स्काई वो भी क्लीन रहता है। तो और क्लीन रहता है, और वो ऊपर वहां तो हल्के हल्के से जो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं ना, वो ये वाले, तो वो यहाँ पे दिखाई देंगे। तो वो यहाँ पे आपको देख सकते हो, वो लाइट सी यहाँ पे मीडियम, ये बहुत ही जो ऊपर वाले क्लाउड्स होते हैं ना वो, तो ये यूज करें, ये सबसे अच्छा, ये बहुत ही कूल लुक, मतलब मुझे इतना पसंद है कि मैं मेरे पास वर्ड नहीं है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सर्विस अमाउंट। फिर आती है कॉन्ट्रेल्स। कॉन्ट्रेल्स आपको पता है, जो प्लेन्स होते हैं उसके पीछे जो ट्रेल्स बनती है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 30 अमाउंट पे यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी ट्रेल्स बन गई, बहुत सारे प्लेन्स आ गए। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से जीरो, अगर हमें चाहिए तो इस तरीके से, अगर एक दो चाहिए तो हम यहाँ पे, अगर हमारे यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम सेट कर दें। फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जैसे कि मुझे ये वाला जो पार्ट है वो मेरे बैकग्राउंड में चाहिए, तो वो मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इसी तरीके से हो गया। ये कुछ यहाँ पे ऐसे हो गया, ये कुछ ऐसे है। फिर आते हैं आउटपुट पे। लास्ट वाला ऑप्शन हमारा जनरल का रिजोल्यूशन, आप कस्टम कर सकते हैं। मैं हमेशा कस्टम पे काम करता हूँ। यहाँ पे विंडो है, फिर ये 1024 पिक्सल, यहाँ पे एचडी है, फुल एचडी, अल्ट्रा एचडी, कस्टम है। हमेशा कस्टम में यहाँ पे ये फर्क है, और 8 के तक की भी मैं निकालता हूँ, वो हम डी रेंडर में इसके बाद की वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे ये जो है एक्सपोर्ट, आपको जो डीप रेंड वो सब रखना है, मटेरियल आईडी, टैप चैनल, वो सब यहाँ पे आपको इमेज में चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी हम रेंडर के अंदर सीखेंगे। ये जो आउटपुट है वो सब दूसरे वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक नेमिंग है, फिर यहाँ पे ये वीडियो के लिए है, फ्रेम पर सेकंड, फिर ये कंप्रेशन क्वालिटी, ये पेनोरामा के लिए है, रिजोल्यूशन। पेनोरामा में ये आप देखिए यहाँ पे जो 360 है, अगर मैं यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव करूँ, यहाँ पे जो 360 है, अरे सॉरी ये रेंडरिंग स्टार्ट हो गया। ये जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे, और फिर बैच रेंडरिंग क्या होता है? वो मल्टीपल रेंडर करने के लिए, तो वो भी एक बात रहना रह गई। फिर ये 360 यहाँ पे जो पेनोरामा हम निकालते हैं उसके लिए ये काम नहीं करता, ये रिजोल्यूशन इसके लिए काम नहीं करता। उसका रिजोल्यूशन सिर्फ यही है, वो आपकी पीसी की स्ट्रेंथ कितनी होगी उस हिसाब से पेनोरामा निकलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे लो, नॉर्मल और हाई, सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। ये हमारा हो गया आउटपुट। अब सबसे लास्ट वाली बात, कि अगर ये हमने सेट कर लिया, अब हमारी इमेज बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये सेटिंग में खोना नहीं चाहता, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक एरो दिया है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पे कस्टम प्रेजेंट प्रीसेट है, तो ये प्रीसेट के ऊपर क्लिक कीजिए, सेव एज अ फाइल कीजिए। तो ये जेसन फाइल की तरह यहाँ पे, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, तो वो मैं सेव कर दूंगा। ये मैंने सेव कर दी, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए कि मेरा ये इंटेंशन, मैंने यहाँ
सॉरी इंटेंसिटी और ये इमेज का है जो सब कुछ मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं मतलब मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो ये सब कुछ मैंने ये सब कर दिया। ठीक है, अब मुझे फिर से वो का वो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, प्रीसेट इंपोर्ट करूँगा, कस्टम प्रीसेट ये हो गया, सेटिंग वही का वही। तो ये इसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो ये था परफेक्ट और पूरा डिटेल में विजुअल सेटिंग। अब दूसरे वीडियो में हम मैंने जो बोला है वो मैं अप्लाई करके इसी घर पे अप्लाई करके हम डे रेंडर रियलिस्टिक मतलब कि रियलिस्टिक दिखाई दे वैसा हम रेंडर करेंगे और फिर नाइट रेंडर। सो टिल देन बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में रेंडर के। जय हिंद।